उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर को बेदर्दी से मारा गया है। उनकी गाड़ी को भी तोड़ दिया गया है। मामला हैरान करने वाला है। खबर दर खबर में इसकी तफसील जानेंगे। कंवरियों के पास से पुलिस ने बड़ी तादाद में बरामद किया है लाठियों को, गड़ासा को, फरसा को और इस तरह की दूसरी चीज़ों को। कंवरिये सब लेकर क्यों चल रहे हैं, इस पर भी खबर दर खबर में बातचीत करेंगे। पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं अब वो मुसलमानों के साथ गुंडागर्दी करने लगे हैं और एक शर्मनाक मामला सामने आया है। अतीक अहमद के बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, उनकी मौत हो गई थी। अब एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है कि किस तरह मरहूम अतीक अहमद के बेटे की कार एक्सीडेंट हुई थी। इसके बारे में भी खबर दर खबर में तफसील से जानेंगे। उधर अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों का नाम चीन ने तब्दील कर दिया है और अब भारत सरकार ने चीन के खिलाफ एक फैसला किया है। क्या है मामला, खबर दर खबर में जानेंगे। अमित शाह लंबे अरसे के बाद सामने आए तो मीडिया पर भड़क गए राहुल गांधी और उन्होंने जो कुछ कहा उसको लेकर के भी सवाल हो रहा है कि आखिर मीडिया कितना ज़्यादा गिर जाएगा और कब तक ये मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछेगा। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल खबरें हैं, उसके बारे में भी तफसील से बातचीत करेंगे। तो आइए तमाम खबरों को जानते हैं तफसील से खबर दर खबर में। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। कावड़ यात्रा जारी है और लगातार कावड़ यात्रा के दरमियान कावड़िए लोगों पर हमला कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो लोगों को मार रहे हैं। रोज़ाना इस तरह की खबरें सामने आ रही है। पिछले दिनों तो एक मुसलमान की बाज़ाब्ता कावड़ यात्रियों ने जान ले ली। इससे पहले भी कई लोगों को मारा गया है। अब मुजफ्फरनगर पुलिस ने खुद बयान जारी किया कि कावड़ियों के पास से लाठियां बड़ी तादाद में मिली है, गड़ासे मिले हैं कावड़ियों के पास से, इसी तरह फरसा मिला है। अब सवाल यह है कि कावड़िए ये सब लेकर क्यों जाते हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस का दावा है कि 3 कावड़ यात्री बाइक से जा रहे थे और जब चेकिंग की गई, तफ्तीश की गई तो पता चला कि उन कावड़ियों के पास 40 से ज़्यादा लाठियां मौजूद थी। उसके अलावा फरसा मौजूद था, गड़ासे मौजूद थे। कुछ दूसरे कावड़ियों की भी जांच की गई तो उनके पास से धारदार चीज़ें मिली है, जैसे चाकू, छुरा। अब सवाल यह है कि कावड़ यात्रा एक मजहबी यात्रा है, रिलीजियस यात्रा है। ये उत्तराखंड जाते हैं और गंगा नदी से गंगा जल लेकर के आते हैं। उनकी मजहबी यात्रा है और उनकी यात्रा के लिए सरकार रास्तों को बंद करती है, हर तरह की सहूलत दी जाती है। पूरा वेस्ट यूपी, दिल्ली का जो इलाका है ये ट्रैफिक की वजह से, जाम की वजह से परेशान है, क्योंकि कई सड़कों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जिन सड़कों को बंद नहीं किया गया है, जो रूट कांवड़ियों का नहीं है, उससे भी कांवड़िए जा रहे हैं। आम लोगों की जो परेशानी है बढ़ती जा रही है। इस दौरान कांवड़ियों के पास से इस तरह की चीज़ें मिलना बेहद हैरान करने वाली बात है। परेशान कुन अमर है कि आखिर क्यों कांवड़िए ये सब लेकर जा रहे हैं। उधर कांवड़िए लगातार लोगों को मार रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। ज़रा सा किसी की गाड़ी कांवड़ियों से टच हो जाती है, ये फ़ौरन उस पर हमला शुरू कर देते हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस ने अब ये भी दावा किया है कि जो कांवड़िए जा रहे थे, जिनके पास से इस तरह की चीज़ें मिली हैं, ये कांवड़िए नहीं थे। तो अगर ये कांवड़िए नहीं थे तो कौन थे, इसकी भी पुलिस को वजाहत करनी चाहिए। और आइए अब आपको बताते हैं एक और अहम तरीन खबर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में तुलसीपुर एक जगह है और वहाँ पर एक मुसलमान, उनका नाम इकबाल अहमद, अपनी बाइक में वो पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हैं। अब पेट्रोल के कर्मचारियों ने, वर्कर्स ने उनकी बाइक में पूरा पेट्रोल नहीं डाला। इस बात को लेकर विवाद हो गया और इकबाल अहमद ने एतराज़ किया और कहा कि तुमने उतना पेट्रोल नहीं डाला जितना का हमने तुम्हें पैसा दिया है। ये सुनकर पेट्रोल के जो वर्कर्स थे उन्होंने पेट्रोल पंप पर ही इकबाल अहमद को मारना शुरू कर दिया, उनकी दाढ़ी को नोचा, उनके साथ बदतमीज़ी की, मजहबी बुनियाद पर उनका मजाक उड़ाया गया। सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है इकबाल अहमद की दाढ़ी नोची जा रही है, उनको मारा जा रहा है। पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है और फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 को अरेस्ट कर लिया है। और आइए अब आपको बताते हैं एक और अहम तरीन खबर। स्क्रीन पर एक तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ की और डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ एक सरकारी हॉस्पिटल में कर्मचारी है, वहाँ काम करते हैं। ये अपनी ड्यूटी पर स्कॉर्पियो कार से जा रहे थे। रास्ते में एक गाय आ जाती है और इनकी कार, इनकी स्कॉर्पियो से वो गाय टकरा जाती है।
एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं, गाय भी जख्मी हो जाती है। जैसे ही भीड़ ने देखा कि एक स्कॉर्पियो ने गाय को टक्कर मार दिया है, मुरादाबाद फर्रुखाबाद रोड पर एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है बदायूं में, और लोग हंगामा शुरू करते हैं। फिर स्कॉर्पियो में बैठे डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ को बाहर निकाला जाता है और इन पर हमला शुरू कर दिया जाता है। इनके कपड़े को फाड़ा जाता है, इनको मारा जाता है, माँ बहन की गालियां दी जाती है। भीड़ ने इतना ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि इनकी गाड़ियों पर भी हमला शुरू कर दिया गया। इनकी गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया गया। लाठी डंडा मारते हुए बाज़ाब्ता स्कॉर्पियो को देखा जा सकता है। ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी और इतना लाठी डंडा मारा इन लोगों ने स्कॉर्पियो पर कि स्कॉर्पियो पूरी तरह से तबाह हो गई है। पुलिस को इस पूरे वाक़ये की खबर मिलती है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और पुलिस की मौजूदगी में भी भीड़ डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ की लिंचिंग करने की कोशिश करती है। पुलिस की मौजूदगी में बाज़ाब्ता राहुल सिद्धार्थ को मारा जाता है। और ये दावा सिर्फ मेरा नहीं है, दैनिक भास्कर ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पुलिस वहां पर पहुंच गई थी और पुलिस की मौजूदगी में भी भीड़ गाड़ी पर हमला करती रही, डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ को मारती रही। उसके बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस ने भीड़ से डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ को रेस्क्यू किया, बचाया। डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ की जान बची, वरना वहीं पर उनकी लिंचिंग हो सकती थी, मौत हो सकती थी। अब जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक मामला है, हैरान करने वाला मामला है, वो ये कि डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ की कार एक गाय से टकरा जाती है और इसकी वजह से लोग डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ पर हमला शुरू कर देते हैं, उनकी लिंचिंग करने लगते हैं। क्या एक इंसान की जिंदगी से, उसकी जान से ज्यादा वैल्यू है एक गाय की? अगर किसी की कार गाय से टकरा जाएगी तो लोग इंसान को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, इंसान के लिए उनके अंदर कोई हमदर्दी नहीं होगी, बल्कि वो गाय को बचाने की कोशिश करेंगे और गाय के साथ टक्कर हो जाने की वजह से इंसान की जान ले ली जाएगी, उस पर हमला कर दिया जाएगा। ये आज का हिंदुस्तान है जहां एक गाय के जान की ज़्यादा वैल्यू है और एक इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है। डॉक्टर राहुल सिद्धार्थ कोई मुसलमान भी नहीं है। अब तक लगातार मुसलमानों को मारा गया है, उनकी लिंचिंग की गई है, उन पर अटैक किया गया है गाय के नाम पर, गाय की असम्बलिंग करने की वजह से, तस्करी करने की वजह से, या गाय काटने के झूठे इल्ज़ाम में, या किसी और वजह से। लेकिन अब ये आग उन तक भी पहुंच गई है। कल तक मुसलमानों को मारा जा रहा था गाय के नाम पर, लेकिन अब गाय के नाम पर राहुल सिद्धार्थ की भी लिंचिंग होने लगी है। राहत इंदौरी साहब ने कह रखा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और अब यही हो रहा है कि गाय के नाम पर तुम कुछ भी करो, किसी की भी जान ले लो, किसी की भी हत्या कर दो, और उसका नतीजा यह है कि कल तक अब्दुल रहमान और अहमद हुसैन की लिंचिंग की जाती थी गाय के नाम पर, अब राहुल सिद्धार्थ की भी लिंचिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर इससे रिलेटेड तमाम वीडियो भी वायरल हो रही है। डॉक्टर राहुल को मारते हुए देखा जा रहा है, इनकी गाड़ियों को तोड़ते हुए देखा जा रहा है, और ये बेहद शर्मनाक मामला है। मुरादाबाद फर्रुखाबाद का जो हाईवे है, जो रोड है, उस पर हुआ और बदायूं में ये वाक़या पेश आया है। अब आइए आपको बताते हैं एक और अहम तरीन खबर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है और दावा किया जा रहा है कि ये मरहूम अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की कार की वीडियो है। दरअसल 3-4 दिन पहले मरहूम अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। पूरी खबर आप जानते हैं। फिर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, उनके भाई जेल से बाहर निकले और हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, और इसके बावजूद मरहूम अतीक अहमद के बड़े बेटे ने नमाज जनाजा अदा कराई। एक अलग तस्वीर जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी तरफ खींच लिया। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिस वीडियो में देखा जा रहा है कि रोड पर एक कार तेजी से दौड़ रही है और अचानक वो कार डिवाइडर से टकरा जाती है और फिर हवा में वो कार उछल जाती है। अब कहा जा रहा है कि ये वही कार है जिससे मरहूम अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद झांसी जेल में जा रहे थे अपने भाई से मिलने। पुलिस ने फिलहाल इस वीडियो की तस्दीक नहीं की है। पुलिस का कहना है ये कार अबान अहमद की है या किसी और की है, अभी इसकी जांच जारी है, तफ्तीश जारी है, बाद में पता चलेगा कि ये कार किसकी है। और आइए आपको बताते हैं एक और अहम तरीन खबर, और इसका ताल्लुक़ है भारत और चीन से।
अरुणाचल प्रदेश भारत का आखिरी स्टेट है और अरुणाचल प्रदेश से चीन की सरहद मिली हुई है, वहीं पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अब पिछले कई सालों से लगातार ये चीन दावा करता आया है कि अरुणाचल प्रदेश का कई सारा इलाका साउथ तिब्बत का है और चीन ने उन इलाकों का नाम भी बदल दिया है। चीन ने उन इलाकों को अपनी तरफ से बसाने का ऐलान किया है। पिछले दिनों ऐसे कई वाक़यात सामने, जैसे अरुणाचल प्रदेश की एक लेडी चीन का सफ़र कर रही थी और चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर उस लेडी को रोक दिया गया और कहा गया कि आपका जो पासपोर्ट है अब इनवैलिड है, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जिस इलाके से आप ताल्लुक़ रखती हैं, जो आपका ड्रेस है, वो भारत का हिस्सा नहीं रहा बल्कि वो चीन का हिस्सा बन चुका है। और भारत की वज़ारत ख़ारजा ने उस पर सख्त रद्द अमल दिया था। इसी साल अप्रैल की खबर है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 23 लोकेशन और मकामात के नाम को बदल दिया और चीन ने उसको अपने मुल्क के नक्शा में भी शामिल कर लिया। भारत सरकार ने उस वक्त भी सख्त रद्द अमल का इजहार किया था और आज वज़ारत ख़ारजा ने बाज़ाब्ता एक बयान जारी करके कहा कि अरुणाचल प्रदेश में 23 मकामात और लोकेशन का नाम ज़ाहिर किया गया है कि फ़लाँ फ़लाँ मकाम का नाम ये है और ये भारत का ही हिस्सा है, क्योंकि चीन ने इन जगहों और इन मकामात के नाम को बदलने की कोशिश की थी। रणधीर जायसवाल जो वज़ारत ख़ारजा के स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है और चीन उसका दावा नहीं कर सकता है। अब आइए आपको बताते हैं एक और अहम तरीन खबर। संसद में पिछले 20 दिनों से अपोजिशन के एमपीज़ यही मांग कर रहे थे कि अमित शाह सामने आए और वो बहस करें, जवाब दे कि क्यों दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज की थी। और 20 जुलाई को संसद की शुरुआत हुई थी। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 12 अगस्त है। पिछले 22 दिनों में अमित शाह पार्लियामेंट में नज़र नहीं आए, लेकिन आज 12 अगस्त को अचानक अमित शाह पार्लियामेंट के बाहर नजर आए और वहां उन्होंने मीडिया से, सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। आज 3 बजे से कल 3 बजे तक चर्चा हो सकती है। अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आप पहले इसको सुनिए। ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी आ नहीं रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, लापता है, जबकि स्पष्ट कर दिया गया सारी बातों की सरकार की तरफ से। आप क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से
देर रात तक जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। अमित शाह की जब ये वीडियो मीडिया में सामने आई, उसके बाद जब राहुल गांधी से मीडिया ने सवाल किया और कहा कि अमित शाह चर्चा के लिए तैयार है, आप क्या कहना है, कुछ और बातचीत हुई, उस पर राहुल गांधी सीधे मीडिया पर भड़क गए और कहा कि जिस तरह आप मेरे साथ बातचीत करते हो, मुझे इंटरप्ट करते हो, क्या आप लोगों ने कभी अमित शाह से सवाल पूछा है, उनको कभी इंटरप्ट किया है? और ख़ास तौर पर एएनआई और पीटीआई के रिपोर्टर और जर्नलिस्ट को राहुल गांधी ने आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी की ये वीडियो क्लिप भी आप सुनिए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. राइट दिस इज अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं, सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करती हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर उनका जो एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस। थैंक यू। और आइए अब बात करते हैं एक और अहम तरीन खबर के बारे में। उमर खालिद को जेल में 6 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और कल यानी 11 अगस्त को उमर खालिद की 6ठी ऐसी सालगिरह थी जो जेल में उन्हें गुजारनी पड़ी है। उमर खालिद की फैमिली ने, उनके वालिद ने, उनकी मां ने और दूसरे लोगों ने, सिविल सोसाइटी के अफराद ने कल यानी 11 अगस्त को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। उसमें उमर खालिद का यौम विलादत मनाया गया और उस मौका पर उमर खालिद की जो किताब सामने आई है उस पर भी गुफ्तगू की गई। उस किताब का रस्म इजरा अमल में सामने आया। उमर खालिद ने जेल में रहते हुए आदिवासियों पर, आदिवासियों की तारीख़ पर, उनकी तहजीब पर, उनके पॉलिटिकल पावर पर एक किताब लिखी है और इस किताब का रस्म इजरा अमल में आना था। जेएनयू में एक ऑडिटोरियम भी बुक हो गया था, 10 अगस्त को प्रोग्राम होना था और उससे पहले ही फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने उस बुकिंग को कैंसिल कर दिया और कहा यह गया कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस किताब की लॉन्चिंग नहीं हो सकती है और जो परमिशन दी गई थी, जो बुकिंग थी, उसको कैंसिल कर दिया गया। उसके ख़िलाफ़ जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने आवाज़ भी उठाई और कहा कि भले ही ऑडिटोरियम में अगर इस किताब की रिलीज़ नहीं हो पाई तो हम ऑडिटोरियम के बाहर जेएनयू में रिलीज़ करेंगे, लेकिन करेंगे
जो इंतजामिया का फैसला था उसका भी विरोध किया गया। उसके बाद कल यानी 11 अगस्त को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस प्रोग्राम में उमर खालिद के वालिद डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने शिरकत की, उनकी वालदा ने शिरकत की, मारूफ जर्नलिस्ट और दवायर के फाउंडर सिद्धार्थ वर्धवाजन ने शिरकत की, राज्यसभा के MP मनोज कुमार झा वहाँ मौजूद थे, इसी तरह मशहूर जर्नलिस्ट आरफा खानम शेरवानी वहाँ मौजूद थी। और इन तमाम लोगों ने उमर खालिद को सपोर्ट किया और कहा कि उमर खालिद को नाजायज़ तरीके से जेल में रखा गया है और 6 साल का अरसा गुजर गया, इसके बावजूद उमर खालिद को ज़मानत नहीं मिल सकी है। उमर खालिद की वालदा और उनके वालिद ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। और हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उमर के खिलाफ में कोई केस नहीं है। उमर को बिना किसी केस के जो है सज़ा दी गई है और अभी तक के 6 साल हो गए हैं। 6 साल में केस का ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है, अभी तो चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए हैं। तो इससे तो अंदाज़ा होता है कि आप एक आदमी को प्रोलॉन्ग जेल में रखना चाहते हैं, चाहे वो 10 साल के बाद में अगर जेल से ये एक्विटल हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी के 10 साल और 6 साल तो आपने ज़ाया कर दिया। CAA का जो कानून था जो उसने बनाया था उसके खिलाफ उमर ने आवाज़ उठाई थी। उमर और उनके साथियों ने खड़े होकर आवाज़ उठाई थी, पूरे मुल्क में शाहीन बाग बन गए थे और उमर जो है वन ऑफ द मेन स्पीकर थे उन सभाओं के। तो जाहिर है कि उनको तो सज़ा इसी बात की दी जा रही है ना कि सरकार के बनाए हुए कानून पर आप आलोचना करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उसकी सज़ा दी जा रही है। अब आगे का आपका जो दायरा अमल होगा वो किस तरीके का होगा इस लड़ाई को लड़ने के लिए? नहीं, दायरे अमल तो यही है कि अदालत के से तो हम अभी पूरी तरह मायूस नहीं हुए हैं। हम अदालत दरवाज़ा फिर खटखटा रहे हैं। 27 अगस्त को यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर केस है, अगर वहाँ से खुदा नखास्ता रिजेक्ट होता है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो चेंज तो हम कर ही रहे हैं पूरी। इस तरीके की कोई उम्मीद नजर आ रही है कि अब बेल मिल सकती है? नहीं, देखिए जिस तरह से आवाज़ें उठ रही हैं, जिस तरह से उमर के खिलाफ में लोग बोल रहे हैं और हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि इन आवाज़ों को नकारा जाएगा। जी सर, जेल में उनका 6वां जन्मदिन है आज, तो क्या अभी भी आपको उम्मीद है, क्योंकि बार बार अदालतों से जमानत उनकी खारिज होती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप साल भर बाद अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा याचिका दायर कर सकते हैं, क्या लगता है साल भर बाद भी कोई उम्मीद नजर आती है? अगर उम्मीद नहीं होती तो हम अदालत का दरवाज़ा क्यों खटखटाते? हमने अदालत दरवाज़ा खटखटाया इसी बुनियाद पर कि हमको अदालतों से अभी भी उम्मीद है। भाई आजकल तो हर चीज़ डिपेंड करती है कि पैनल कौन सा है जिसका, तो हम समझते हैं कि अच्छा पैनल आएगा तो उमर को बेल मिल जाएगी। उमर खालिद पर हुए इस प्रोग्राम की तफसीली वीडियो मिलर टाइम्स के यूट्यूब पर मौजूद है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और आइए आपको बताता हूँ एक और अहम तरीन खबर, और ये खबर जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ये खबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप भी मोहतात रहिए। आसाम से आज से 21 दिन पहले महक अहमद नाम की एक लड़की नोएडा में आती है और अपनी एक दोस्त जिसका नाम है संजना, उसके साथ एक PG में रहने लगती है। इसी दौरान रमन नाम के एक लड़के से ताल्लुक़ हो जाता है, दोस्ती हो जाती है महक अहमद की, और 21 दिनों के बाद ही रमन के रूम से महक अहमद की लाश मिलती है। पुलिस ने जो अब तक जानकारी दी है या जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि संजना ने महक अहमद की मुलाकात कराई रमन से, दोनों के बीच में दोस्ती हुई, दोनों के बीच में ताल्लुकात थे, और अब रमन के रूम से सिर्फ 21 दिनों बाद महक अहमद की लाश मिलती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, ये किस तरह का रिश्ता था और क्यों रमन ने जान से मार दिया महक अहमद को, अभी इसकी पूरी डिटेल्स और तफसील सामने नहीं आई है। 10 दिनों पहले एक ऐसा ही मामला सामने आया था। छत्तीसगढ़ का एक लड़का था और यूपी के सीतापुर की एक लड़की थी जिसने जामिया मिलिया इस्लामिया से इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। गुड़गांव में दोनों काम कर रहे थे और अचानक उसके हिंदू बॉयफ्रेंड ने उसको मार दिया और फिर बाद में उसने खुद भी सुसाइड कर लिया। क्या ऐसी ही कहानी है महक अहमद और रमन की, मामला कुछ और है? इसकी पूरी तफसील आना अभी बाकी है, लेकिन इस तरह के वाक़यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महक अहमद की एज अभी सिर्फ 19 साल और रमन की एज है 21 साल। रमन ने महक अहमद को जान से मार दिया। अगली वीडियो में इसकी मज़ीद तफसील आपको हम बताएंगे। और आइए आपको बताते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरें। गोलान हाइट्स जिस पर पिछले कई सालों से इसराइल ने कब्जा कर रखा है, कोलंबिया ने उसको इसराइल का ऑफिशियल हिस्सा तस्लीम कर लिया है, जिसके खिलाफ अरब देशों ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। गोलान हाइट्स सीरिया का इलाका है, मुल्क शाम का हिस्सा है। 1967 की जंग में इसराइल ने गोलान हाइट पर कब्जा कर लिया और उसके बाद से लेकर अभी तक गोलान हाइट्स पर इसराइल का कब्जा है, लेकिन दुनिया के किसी भी देश ने
गोलान हाइट्स पर इसराइल के कब्जे को तस्लीम नहीं किया, उसको गैर कानूनी कब्जा बताया जाता है और यूनाइटेड नेशन ने भी हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और इसराइल से कहा गया कि इसराइल वहाँ से अपनी फ़ौज को वापस निकाले, वहाँ पर इसराइल अपनी बस्तियाँ ना बसाए। लेकिन गोलान हाइट्स पर लगातार इसराइल ने बस्तियाँ बसाई है। अब कोलंबिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने गोलान हाइट्स को भी इसराइल का इलाका तस्लीम कर लिया है। जैसे ये खबर सामने आती है, सीरिया की हुकूमत ने इसके ख़िलाफ़ सख्त एतराज़ किया, सऊदी अरब ने भी उसके ख़िलाफ़ सख्त रद्द अमल दिया है और दूसरे अरब देशों ने भी कोलंबिया के इस फैसले की मुखालफत की है और कहा है कि कोलंबिया ने गलत फ़ैसला किया है, गोलान हाइट्स को इसराइल का हिस्सा तस्लीम नहीं किया जा सकता। अहमद अशरा जो मुल्क शाम के मौजूदा सदर है, उन्होंने कई मरतबा कहा कि गोलान हाइट्स सीरिया का इलाका है, हिस्सा है और उसको वापस लेने की हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। गोलान हाइट्स एक ऊंची पहाड़ी है, ऊंची जगह पर है और जिसके पास उस इलाके का कंट्रोल रहता है, जंग में उसको अच्छी खासी तक़वियत मिलती है और इसराइल ने 1967 से ही उस पर कब्ज़ा कर रखा है। और आइए अब जानते हैं एक और अहम तरीन ख़बर। सऊदी अरब ने गज़ा पट्टी में मक्का स्कूल शुरू किया है और सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि मक्का स्कूल के नाम से सऊदी अरब ने गज़ा पट्टी में मुतअद्दिद इदारा कायम किया है, स्कूल कायम किया है। और अब ख़बर यह है कि मक्का स्कूल में गज़ा पट्टी के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तालीम वहाँ शुरू हो चुकी है और सऊदी अरब ने एक बड़ा कदम उठाया है। गज़ा पट्टी को एक बड़े पैमाने पर सऊदी अरब की तरफ से सपोर्ट मिला है। अमेरिका और ईरान की जंग में ताज़ा अपडेट क्या है वो भी जान लीजिए। अमेरिका और ईरान के दरमियान की जो जंग है, जो लड़ाई है, वो अबनाए हुर्मुज़ को लेकर लगातार बरकरार है। अमेरिका का ताज़ा दावा ये सामने आया है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ओपन है, खुला हुआ है और जहाज़ वहाँ से गुज़र सकते हैं। उधर ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है और वहाँ से हमारी परमिशन के बगैर कोई भी जहाज़ नहीं गुज़र सकता है। एक बात तय है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, अमेरिका ने जंग की शुरुआत की थी न्यूक्लियर इनरिचमेंट को लेकर के या जौहरी प्रोग्राम को लेकर के, और अब लड़ाई का महवर और सेंटर बन गया है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। ईरान ने अपनी हिकमत अमली के ज़रिए अमेरिका को फंसा दिया है और अब अमेरिका के लिए इस जंग से निकलना सबसे बड़ा मुश्किल बन गया है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।